हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट का जो है वो कर रहे थे अपना क्लासेस। ठीक है, इसका फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दिया था और सुपर टेट में हम लोगों ने सबसे पहला जो स्टार्ट किया था वो किया था शिक्षण कौशल। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने शिक्षण कौशल का पहला करा दिया था आपको, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था शिक्षण की विधियां एवं कौशल। ठीक है, तो वो पहला चैप्टर था शिक्षण की विधियां एवं कौशल, और आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बता दिया था कि ये जो है हम लोग किस बुक से कर रहे थे। तो ये हम लोग कर रहे थे यूथ वाले बुक से। ठीक है, ये जो यूथ पब्लिकेशन वाली बुक आती है उसी से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी करा दूं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी से एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठाना और देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जल्दी इसका हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृद्धि भी करेंगे, बाल मनोविज्ञान भी करेंगे, एनवायरमेंट भी करेंगे, साइंस भी करेंगे, सारे के सारे करेंगे। तो आप चैनल पे अगर न्यू है तो जुड़े जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वाले चैप्टर में। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि शिक्षण का अभिप्राय है। ठीक है, क्या कह रहा है, शिक्षण का अभिप्राय है। तो शिक्षण का अभिप्राय क्या है, शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। जो शिक्षण पुनर्बलन है वो क्या है, आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका जो है स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीएफ स्किनर का। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बीएफ स्किनर। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निदेशन, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये किसका जो है वो डेफिनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्टन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है, मतलब कितने पोल्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट शिक्षण होता है, तो शिक्षण क्या होता है फ्रेंड्स, शिक्षण होता है सुनियोजित। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो सेंड कर दूंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको वहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है। तो क्या होती है, शिक्षण माध्यम की समस्या, सशिक्षा विभिन्नता और व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है, ये क्या होती है, शिक्षण में समस्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से। नेक्स्ट देख लेते हैं, साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ठीक है, किस विचारधारा का मानना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पेंसर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेंसर का है ये, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं। कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य हैं जो ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और क्या, भावात्मक, ये जो है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुदेशन संबंधित है। तो अनुदेशन किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं, संप्रेषण की विशेषता होती है। तो संप्रेषण जो कम्युनिकेट करते हैं हम, उसकी विशेषता होती क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभव तथा भावनाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट है, संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का जो वर्क है वो कैसे करते हैं, तो क्या ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूत करना जो है वो क्या है, संप्रेषण का कार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ्य वस्तु विशेषण विधि में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो क्या प्रयुक्त होता है, तो लिखित मौखिक संप्रेषण जो है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। तो कक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। नेक्स्ट है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो क्या होता है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट देखेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ग्लोब की प्रविधि से। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी, शिक्षक और क्या, पाठ्य वस्तु। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण सिद्धांत का अधिगम है। शिक्षण सिद्धांत का अधिगम है, क्या क्या है, अभ्यास है, क्रियाशीलता और क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दार्शनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुकरात ने किया है। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो गेस का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की
और सबसे पहले किसने जो है वो ध्यान आकर्षित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट ने, उनका जो ध्यान है वो सबसे पहले उधर क्या वो आकर्षित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर से अंश की ओर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पुर से अंश की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपयुक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सूत्र है वो सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सरल से क्या? सरल से जटिल की ओर से क्या है? सरल से जटिल की ओर। ठीक है, संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पूर्व से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है, तो क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण सूत्र जो है, शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, तो किस पे पड़ेगा फ्रेंड्स? शिक्षण सूत्र का प्रभाव जो है वो शिक्षण पे पड़ेगा, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आगे से उसको इम्प्रूव जरूर कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान जो है वो प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं। ठीक है, तो इस पहले छात्रों को क्या पूर्ण ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण से अंश किए जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध जो है वो करती हैं, तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है एस्ट्रोलॉजी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, सन 1982 से 83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया, तो कितने संगोष्ठियों का? तो आंसर क्या हो जाएगा? 27। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। अब व्याख्यान विधि होगा तो जो उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो निष्क्रिय बने रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो अपना ज़्यादा योगदान उसमें नहीं दे पाते हैं, एक्टिव उतना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? निष्क्रिय। नेक्स्ट देखेंगे, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, तो उपयुक्तता, क्रमता और भाषा। नेक्स्ट है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान, मतलब सोशल साइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए सबसे जो उपयुक्त जो युक्ति है वो कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कहानी युक्ति। आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये तो हो गया, रिपीट हो गया ये। हाँ ठीक है, और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? निरीक्षण या अवलोकन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले स्कूल ट्रिप जो है वो सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो ये प्रोफेसर राय की जो है वो उनकी देन है। नेक्स्ट है, सन 1980 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया, किसने किया था? डॉक्टर एलन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है, तो किस में सहायक है? ये भूगोल शिक्षण में। ठीक है, आप पर्यटन पे जाते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है किस सब्जेक्ट में मिलता है? तो आपको मिलता है वो ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है म्यूलिक का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, खेल विधि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता, रचनात्मकता और मानसिक शक्तियों का विकास। नेक्स्ट देखेंगे, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रूसो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? तो विचार समिति है, सम्मेलन और क्या है? विचार गोष्ठी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है मॉनिटर से। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये कथन किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पारकर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है, किसका संबंध है? अन्वेषण, अनुसंधान और तर्क का। ठीक है, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं तो क्या होते हैं? अनुचित प्रश्न होते हैं। और अनुचित क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी जो राय है वो पूरा नहीं दे सकता है, वो जो भी चीज़ें बताना चाहे, अपने भावों की जो अभिव्यक्ति करना चाहे वो उसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको जो आंसर देना वो सिर्फ हाँ और ना में देना है, तो इस वजह से उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अनुचित प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, क्या संबंधित है? प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, तो क्या है? बालकों की त्रुटियां, कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, तो क्या है? प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन व खेल विधि। नेक्स्ट देखते हैं अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो किस तरीके की कक्षा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुकक्षा शिक्षण में। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण में। नेक्स्ट है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, तो क्या उसमें जो उनमें क्या विकसित किया जाता है? स्किल्स। ठीक है, कौशल जो है उसमें उनके अंदर क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्लार्क का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? क्लार्क का। और गाइज आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो क्लासेस हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा वो करा देंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल जाएंगे। ठीक है, और मे बी DSSB भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BK पाशी का है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए, कितने बताए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाठ योजना मतलब लेसन प्लानिंग का जो प्रथम बिंदु होता है वो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना कौशल मतलब जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध किससे है, तो पूर्व ज्ञान से होता है। आपको पता ही होगा कि पूर्व ज्ञान से होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के जो पहले से जो उनको नॉलेज रहती है उसी के आधार पे क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, किसका स्टेटमेंट है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉल्विन का। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम का अर्थ है, तो अधिगम मतलब होता क्या है? लर्निंग, यानी कि क्या? सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, तो किसका है? अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। नेक्स्ट है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, तो क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम का अर्थ है, तो न्यूनतम का अर्थ क्या है? कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, बात तो आती है कि भाई आवश्यकता है क्यों, तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए। ठीक है, जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो उसका जो है वो निर्धारण करने के लिए। ठीक है, कि वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, उसकी मात्रा जो है वो कितना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। जो स्टेटमेंट है वो ये किसका है पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसी टेंटा का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। ठीक है, वो चौक से भी नहीं समझ रहे हैं और वो समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे हैं, तो शिक्षक क्या प्रयोग करेंगे? सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं सहायक सामग्री के तौर पे, जिससे बच्चों को वो समझाते हैं, तब बच्चे की जो थिंकिंग है वो और डेवलप होती है और चीज़ें उन्हें काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछे जब बच्चे टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक क्या प्रयोग करते हैं, तो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है। ठीक है, तो मानचित्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल के लिए। ठीक है,
ताकि मैपिंग से उनको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, उनके माइंड में जो है वो फिट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक है, लंबे समय तक रखा जाता है, तो किसमें भाई, टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि जो भारत में जो कंप्यूटर का विकास हुआ था वो कब हुआ था, तो आप सभी देख लो कब हुआ था, 1961 में। मैं एक बार लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, 1961 में हुआ था कंप्यूटर का विकास भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल डेविस ने। ठीक है, डेनियल डेविस, नाम याद रखिएगा, डेनियल डेविस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ कब हुआ, 1877 में। नेक्स्ट, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो विज्ञान किट में जो है वो 110 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसने शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। नेक्स्ट, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, तो बालक का मानसिक, बौद्धिक तथा भाषा का विकास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों आवश्यक है, तो उत्तम शिक्षण हेतु। ठीक है, उत्तम शिक्षण हेतु, याद रखिएगा, उत्तर शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसको बस घुमा घुमा के पूछा, तो आपको एग्जाम में यही सब चीज़ें देखनी रहती हैं, गेस करनी रहती हैं कि आखिर हम जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे क्या। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। अब बार बार तो आप करोगे नहीं, कब हम प्रयोग करेंगे भाई, आवश्यकता अनुसार, जब हमें लगेगा कि स्टूडेंट को उसकी आवश्यकता है, स्टूडेंट को कोई भी चीज़ हमें लंबे समय तक याद करानी है, या फिर कोई बच्चा है जो नहीं समझ रहा है, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार या बच्चे की आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण की जो है गति आधारित होनी चाहिए, तो छात्रों के सीखने की गति पर जो मतलब जो स्टूडेंट है वो किस स्पीड से वो सीख रहे हैं, उसी स्पीड से हम क्या करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम तो बहुत फास्ट भाग रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो भाई वो करेगा क्या बच्चा, वो तो निष्क्रिय बन के बैठा रहेगा कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो हमें क्या करना रहता है, स्टूडेंट के जो अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना रहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है, तो ये किसका परिभाषा है, आंसर क्या हो जाएगा, रायबर्न का। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा शिक्षण तब होता है, कक्षा शिक्षण जो है तब होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हो। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है। अब बताओ, क्लास में सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, ठीक है, टीचर ही बोल रहा है, और जो टीचर है वो पूछ रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन, तो स्टूडेंट अगर आंसर ना दे तो फिर क्या होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है क्लास में, ऐसा लगता है भाई कुछ है ही नहीं, या फिर मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया ही नहीं कि स्टूडेंट को जो समझ में नहीं आया, फिर कमी किस में थी। तो कौन सा क्लासेस अच्छा होता है, जब टीचर पढ़ा देता है और स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, या स्टूडेंट जो है वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कुछ जवाब जो है वो टीचर्स देते हैं और कुछ जो जवाब है वो स्टूडेंट देते हैं, तो वो क्लास जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है, तो पर्यटन किसमें सहायक है, भूगोल शिक्षण में, अभी आपने भी जस्ट इसके ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन विधि, आपको पता ही है ये। ठीक है, चलिए चलिए, ये तो हो गया था। नेक्स्ट है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है या शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है, तो आंसर क्या जाएगा, कॉल्विन का। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, तो सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। नेक्स्ट है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, वैलेंटाइन का है। ठीक है, वैलेंटाइन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है। अभी मैंने ऊपर आपको जस्ट पढ़ाया, कौन सा, प्रस्तावना कौशल, जो इंट्रोडक्शन स्किल्स होते हैं। ठीक है, छात्रों का पूर्व ज्ञान
जानने के लिए कौन सा कौशल जो है वो सहायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो क्या, समयबद्धता। नेक्स्ट है डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, तो इतिहास शिक्षण में। नेक्स्ट है सुकराती विधि कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि को जो है वो सुकराती विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, ज़्यादा अब नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है शिक्षण। और ऐसे भी आपको जितना क्वेश्चन मिलता है, जितने वन लाइनर्स आपको मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इससे मत घबरा जाना कि क्लासेस तो बहुत बड़े चल रहे हैं ऐसा वैसा। यार आजकल का जो कंपटीशन है वो कितना टफ है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता। आप जितना भी पढ़ लो ना, आपको कम ही लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप वीडियो चला के छोड़ दो, सुनते रहो, 1 से 2 बार वीडियोस देखो। जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही रही हूँ इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आप लगा के एक बार देख लो, आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको करा रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लासेस को अच्छे से करो, काफ़ी अच्छा होगा आपका पेपर। अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं है पेपर कब होने वाला है, बट होगा ज़रूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा है, किसका है, बीएफ स्किनर का है। नेक्स्ट शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना जो है वो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तियों का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है, क्या है, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कथनों में तारतम्यता। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कहानी कहने में क्रमबद्ध जो घटनाएं होती हैं, क्या, क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर क्या ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विवरण विधि में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है गणित किट का उपकरण है, तो क्या है, डोमिनोज। नेक्स्ट है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने में स्थायी एवं ठोस होता है, तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका अधिगम। नेक्स्ट है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों से कदम ताल कराना। ठीक है, कदम ताल कराते हैं बच्चों से, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, भाई लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो। ठीक है, तो ये गतिविधियां कैसी होती हैं, तो ये शारीरिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, कैसी विधियां होती हैं, गतिविधियां, तो आंसर हो जाएगा आपकी शारीरिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो क्या प्रमुख कार्य है, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट जो है वो किसका है, ये कथन, तो आंसर क्या हो जाएगा, रायबर्न का। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, तो क्या थी, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण विधियां। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, तो शिक्षण सूत्रों पे। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, द्विपक्षीय होती है। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, तो क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, परिणाम का सिद्धांत। नेक्स्ट है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो विज्ञान शिक्षण में। नेक्स्ट सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण व्यक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर का। ठीक है, किसमें सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो प्रश्नोत्तर में। नेक्स्ट है छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, तो कौन सा है, प्रस्तावना कौशल। ये भी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों के कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे, कहानी के द्वारा जो है वो विकास किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में डैश मतलब यहाँ पे क्या होगा कि व्यवहार में परिवर्तन आता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापकों, छात्रों एवं समाज के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं जिनको पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। यह किसकी परिभाषा है? तो ब्रू बेकर की जो है ये परिभाषा है। नेक्स्ट है किसके अनुसार शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना और तथा क्या करना? उत्साहित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? द वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, द वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है शिक्षण एक भावात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि शिक्षण जो है वो कैसी प्रक्रिया है? आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक शिक्षण। ठीक है, क्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है चिंतन स्तर का शिक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से। नेक्स्ट है संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों का परिचित कराने से है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ईजी मेयर का है। नेक्स्ट है संप्रेषण की भौतिक बाधा है। तो शोर दूरी और क्या? अदृश्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा क्या? अरुचि, पूर्ण धारणाएं और मतभेद। नेक्स्ट है संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय है। क्या है? समुचित भाषा का प्रयोग करना तथा संचार धारा का द्विवाही होना तथा उचित प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संप्रेषण के कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं जो संप्रेषण होते हैं। नेक्स्ट है बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होना चाहिए। तो बालक को आपसे पूछेगा कि बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध जो है वो उसके जीवन के किससे होना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव से होना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर, दमनकारी नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? लोकतंत्रीय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर कर रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? रायबर्न व फोर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो आंसर आप याद रखिएगा महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह वाक्य किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत कर रहा है? ठीक है, तो किधर ये संकेत जो है वो कर रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए। ठीक है, किस शिक्षण सूत्र का संकेत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है बालक के विकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेमांड का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये जो स्टेटमेंट है वो है रेमांड का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? कौन सी जो विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, कौन सी विधि हो जाएगी? पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत के क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत के क्या है? ये विपरीत है। नेक्स्ट है कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोग विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट है अविक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता हैं। तो कौन है? ये है बीएफ स्किनर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर। अब ज़्यादा नहीं बचा आपका क्लास, थोड़ा सा ही और है तो आप क्लास करते रहिए। नेक्स्ट है किस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? ठीक है, तो आपको पता है योजना विधि के हैं, ये तो आपने टेट में भी पढ़ा है। ठीक है, किस विधि के जन्मदाता जो हैं वो W.H. किलपैट्रिक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? योजना विधि। ऐसे ही पूछा है कि जो योजना विधि है वो किसकी देन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म व ज्ञान से अज्ञानता की ओर। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान की सबसे प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है? तो आंसर क्या हो जाएगा? खोज विधि। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है जो विचारोत्तेजक हो, विचार को उत्तेजित करने वाले हो, वही क्या है? श्रेष्ठतम प्रश्न वही है। नेक्स्ट है खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। तो रचनात्मक, गति वाले, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल जो है वो खेले जाते हैं। नेक्स्ट है साहसिक यात्राओं की कहानियों से बालकों को जो लाभ हो सकता है
वह है। तो विविध प्रकार के जीवन जगत से परिचित होना, विभिन्न प्रकार के जीवन जगत से वो क्या होंगे, परिचित होंगे। साहसिक संवेगों का उत्प्रेरण होगा उनमें, और उनकी विधिक जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता वह विधि है। ठीक है, तो कहानी विधि में जो है वो जो छात्र होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा से सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाटकीय विधि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाटकीय विधि। नेक्स्ट है शिक्षण की, एक सेकेंड, शिक्षण की वह विधि जो अत्यधिक खर्चीली तथा समय भी ज़्यादा लेती है तथा जिससे प्रत्येक प्रकार की पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ाया जा सकता वह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवलोकन विधि। नेक्स्ट है गिजू भाई की रचना है। तो गिजू भाई की रचना क्या है, प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा। नेक्स्ट है अनुवर्ग शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का जो है वो होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद का कारण है। तो व्यक्तिगत भेद का कारण क्या है, वंशानुक्रम, पर्यावरण तथा समाज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे कि प्रोफेसर डी एलन तथा प्रोफेसर के राघव ने शिक्षण का विश्लेषण कर कितने शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो 14 शिक्षण कौशल क्या बताए हैं, महत्वपूर्ण बताए हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशलों का चयन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है। तो क्या है, संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति और पुनः संप्रेषण। ठीक है, पुनः जो है वो प्रेषण। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपानों में लगने वाला कुल समय कितना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल यंत्र हैं। तो क्या है, रिकॉर्डिंग टेप, वीडियोकॉन, कैमरा एवं मॉनिटर। नेक्स्ट है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। ये होता है 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है। तो क्या है ये है विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा होता है। ये किसका स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिल्मर का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गिल्मर का। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम की विशिष्टता है। तो अधिगम की विशिष्टता क्या है, सामाजिक समायोजन एवं समस्या समाधान प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देता है। ये कथन किसका है, तो क्रो का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूसो कोमेनियस और पेस्टालॉजी ने ऐसे शिक्षण की कल्पना की थी जिसमें छपी हुई पुस्तक के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्त का क्या हो, साधन हो। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की जो है वो स्थापना कब हुई थी। तो आप कहोगे 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे श्रव्य दृश्य शिक्षण शाब्दिकता का प्रतिकार है। सीखने वालों को देखे गए अनुभव को सुने गए अनुभव से संबंधित करके अध्यापक शिक्षण को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, मैकल लस्की का है। ठीक है, मैक लस्की का है। नेक्स्ट है एक प्रेस नोट द्वारा शिक्षा संबंधी फिल्मों के उत्पादन को कब प्रोत्साहित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की, आप बोल रहा कि पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। तो 1953 में हुई थी, मई 1954 में, याद रखिएगा। ठीक है, अरे यार 1953 श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक 1950 मई 1953 में हुई थी। 1953 मई 1953 याद रखिएगा। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ था। फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में जो है वो हुआ था। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा कि अब तो हो गया श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना भी आपको याद होना चाहिए। 1952 में जो हुई थी स्थापना हुई थी, और पहली बैठक कब हुई थी, 1953 में। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्री के.जी. शायदन का। ठीक है, श्री के.जी. शायदन का। ठीक है, अच्छा चलिए आप अभी तभी से क्लास कर रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है, कौन सी विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित है, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, कुछ माइंड में बैठ नहीं रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो श्री के.जी. सैयदन के। नेक्स्ट है, चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा उसमें अंकित व्यक्तियों या वस्तु की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। तो फ्लानेल बोर्ड जो होता है वो महत्वपूर्ण उपकरण होता है। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री में आती है, क्या क्या आ जाएंगे? दूरदर्शन व वीडियो टिप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है, श्रव्य सामग्री में आती है, क्या आती है? रेडियो एवं ग्रामोफोन्स। श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या आएगी? श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या आएगी? दूरदर्शन व वीडियो टेप्स। और श्रव्य सामग्री में, केवल श्रव्य सामग्री में आती है क्या? रेडियो एवं ग्रामोफोन। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर के प्रयोग से रेडियो की सीमाओं को जो है वो दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं फिल्म एवं स्लाइड्स आते हैं। नेक्स्ट है, तालिका चार्ट में क्या होता है? तो तालिका चार्ट में सामग्री सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है, सामग्री जो है सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भटनागर ने किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट है, गेज ने, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था, कब किया था? 1963 में, ठीक है। और मैं फिर से कह रही हूँ, आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं काफ़ी सारे पीडीएफ्स वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है, वीडियोस भी शेयर कर देती हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आज आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ जरूर जुड़ जाना। और आप जो है वो इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? एक है एक्सियोमेटिक मतलब स्वयं सिद्धि, और दूसरा क्या है? एम्पिरिकल मतलब प्रयोग सिद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत को माना गया है, शिक्षण सिद्धांत को क्या माना गया है? कला और विज्ञान। नेक्स्ट शिक्षण सिद्धांत के लिए B.O. स्मिथ ने आवश्यक तत्व बताए हैं, तो कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या? पहला कि शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए कथन, दूसरा क्या है? चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन, फिर क्या है? चरों तथा शिक्षण व्यवहार के संबंध, फिर क्या है? शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के जो है वो संदर्भ में B.O. स्मिथ हैं उनके अनुसार ये क्या है? शिक्षण सिद्धांत हैं, ये जो 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है, ये कौन का है? तो ब्रूनर का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण का सिद्धांत बहुत ही तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट पूछा किसका है? तो टैवर्स का है, ठीक है। किसका है? टैवर्स का। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम आदेशात्मक होता है, जबकि अधिगम सिद्धांत क्या होता है? विवरणात्मक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारीकी से आपको समझना है कि शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है, शिक्षण सिद्धांत जो होगा वो आदेशात्मक होगा, जबकि अधिगम सिद्धांत क्या होगा? विवरणात्मक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति होती है, तो क्या होती है? मनोवैज्ञानिक। आप क्या कहोगे कि जो ये सिद्धांत होता है, अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण कैसे किया जाता है? जानवरों पर प्रयोग करके। नेक्स्ट है, शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है, तो मानव पर प्रयोग करके। दोनों ध्यान रखिएगा, अधिगम के सिद्धांतों का जब निर्माण किया जाएगा तो जानवरों पर प्रयोग करके किया जाएगा, और शिक्षण सिद्धांतों की जब रचना की जाएगी तो मानव पर प्रयोग करके की जाएगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो ये विशिष्ट होते हैं, पहला ही विशेषता क्या है कि विशिष्ट होते हैं, दूसरा क्या है? यह सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं, क्या क्या है? शिक्षक तथा छात्र। नेक्स्ट है, व्यवहार में परिवर्तन होना सामान्य अर्थ में होता है, सामान्य अर्थ में क्या होता है? सीखना होता है। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है, ये किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिलफोर्ड का स्टेटमेंट है, गिलफोर्ड ने ऐसा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, इस स्टेटमेंट किसका? स्किनर का है। नेक्स्ट है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ये स्टेटमेंट किसका है? काल्विन का, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कैसे? विकास, ठीक है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे क्या? विकास। नेक्स्ट है, समीक्षात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं, ठीक है, जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन, समालोचन होती है, अधिगम कहलाती है। ये किसने कहा है? क्रो ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया के जो है वो 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया, किसने किया? इटार्ड और सैग्यून ने,
ठीक है। नेक्स्ट, जिस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। भाई किसने ये बात कह दिया था? तो वॉटसन ने कहा था। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक, मतलब इन्होंने दावा किया था, वॉटसन जी ने, ये दावा किया था कि वह अपने अनुसार जो है इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है, ये सोरेनसन तथा हस्क ने कहा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है अधिगम का आधार है परिपक्वता। नेक्स्ट है सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, तो किसके हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके, आप यूपी टेट दे लो, सी टेट दे लो, सभी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक जो है वो कौन है। तो आंसर आपको थार्नडाइक याद रखना है। आप बोलो थार्नडाइक सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। नेक्स्ट हो जाएगा नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है वुडवर्थ का। नेक्स्ट, अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत किस रूप में चलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेतन या अचेतन रूप में निरंतर जो है वो चलती रहती है। चलिए, नेक्स्ट है स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत, इधर बच गया है क्या? इधर बच गया है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। स्टेटमेंट किसका है? तो गुथरी महोदय का है। गुथरी महोदय याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 चरण हैं। नेक्स्ट है हल का सबलीकरण सिद्धांत है, तो अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है, तो क्या है? अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट सूझ का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके टेट में भी पूछा जा चुका है बहुत बार, मतलब यूपी टेट सी टेट में भी। तो आप इसको याद रखना कि सूझ का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसका है? तो कोहलर। सूझ का सिद्धांत क्या हो जाएगा आंसर? कोहलर। नेक्स्ट क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पावलाव। नेक्स्ट है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति पर। ठीक है, पुनरावृत्ति जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का संबंध था अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से संबंधित है ये। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक पावलाव का प्रयोग आधारित था, तो किस पे आधारित था? कुत्ते पर। बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पावलाव ने जो है वो अपना प्रयोग किस पे किया था, तो आपको क्या कहना? कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, याद रखिएगा। पावलाव के 3 सिद्धांत हैं। आपसे पूछा कि जो पावलाव के 3 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको क्या याद रखना है? संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपन को जो है वो क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। फिर थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक भी याद रखिएगा। पावलाव ने किस पे किया था? पावलाव ने किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक बिल्ली। ठीक है, थॉर्नडाइक बिल्ली। ओके, याद रखिएगा, कैट पे इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है, तो शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, क्या क्या हैं? तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबद्धता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, फिर क्या है? विभाजन का सिद्धांत, और क्या है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। एक बार और देख लो आप, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबद्धता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वो आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराया जाए, क्या? बार बार आवृत्ति। नेक्स्ट, संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उचित खंडों में। उचित खंड में हम क्या करेंगे? बालक के सामने संपूर्ण पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अंतः ज्ञान को रखना चाहिए, तो कैसे रखना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? चुन चुन कर। ठीक है, चुन चुन कर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बालकों को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो स्वाभाविक रुचि से। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। फिर नेक्स्ट क्या है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं, तो एसआर जो संबंध पाए जाते हैं, एस और आर संबंध जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एस प्रकार का अनुबंधन होता है, तो एस प्रकार का जो अनुबंधन होता है वो क्या होता है? क्रियाशील अनुबंधन होता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया है। आप जितने बार इस पर स्टार लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
और आपके सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रभाव का नियम का प्रतिपादित जो किया था वो किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट, संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये भी कौन, थॉर्नडाइक हैं। तो याद रखिएगा, आपको ये दोनों याद रखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रभाव का नियम का प्रतिपादित और संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक, ये दोनों कौन, थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया था। लो, आपको एक ही जगह सारा मिल गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, नहीं तो आप 1 नंबर जरूर गंवा दोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्या है कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित है, तो सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध जो होता है वो दृढ़ होता है। नेक्स्ट है प्राणी पर प्रभाव डालता है, तो कौन सा, एस उद्दीपन जो है वो प्राणी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है प्राणी किसके फलस्वरूप कार्य करता है, तो आर अनुक्रिया के सिद्धांत, आर अनुक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप वो कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो आपको याद रखना है। त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का मूलभूत सिद्धांत है थॉर्नडाइक का है, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया। अब स्किनर की बात आ गई, तो उन्होंने किस पे किया था, चूहे पर। नेक्स्ट है स्किनर का द्वितीय सिद्धांत, तो प्रथम सिद्धांत चूहे पर, दूसरा सिद्धांत कबूतर पर, ठीक है। उत्तेजना का संबंध है तो किससे, क्रिया प्रसूत से। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, बीएफ स्किनर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये भी किसने किया था, बीएफ स्किनर ने, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, तो आपको याद रखना है नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे कोहलर कहाँ का निवासी था, मतलब कहाँ के निवासी थे वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के। नेक्स्ट है कोहलर ने किस जानवर का प्रयोग किया था, तो वन मानुष का। फिर है कोहलर ने वन मानुष का नाम रखा था, तो सुल्तान, ठीक है, क्या रखा था उन्होंने, नाम सुल्तान रखा था। नेक्स्ट है सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, तो ये किसने दिया था, सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जितने जो चल रहा है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरी मानो तो आप लिख लेना, स्किल कौशल है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, एग्जाम टाइम पे आप देख लेना। नेक्स्ट है कोहलर का विचार आधारित था, तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर। नेक्स्ट है सूझ का आधार क्या था, तो कल्पना। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, ये है टॉलमैन, ठीक है, टॉलमैन। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक चित्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कूट लेविन। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हल के, ठीक है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोहलर कहाँ का निवासी था, जर्मनी का। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो वन मानुष पर। कोहलर ने वन मानुष का नाम क्या रखा था, तो सुल्तान रखा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट किस सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, कोहलर ने दिया था। कोहलर का विचार आधारित था गेस्टाल्टवादी विचारधारा पे। सूझ का आधार क्या था, तो कल्पना था, ठीक है। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, टॉलमैन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब बातों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, कूट लेविन। नेक्स्ट थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हल के, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हल के। और बस 10 लाइन और बचा हुआ है, आपकी क्लासेस अभी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तेजना। नेक्स्ट है सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं, तो किससे हैं, तत्परता से। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है, चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम है, तो क्या है, साहचर्य का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों को बढ़ाना चाहिए। बालकों का क्या बढ़ाना चाहिए, उत्साह, ठीक है, वो उत्साहित रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण पाठ्यक्रम को व्यवस्थित छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति बढ़ती है, क्या अभिरुचि बढ़ेगी उनकी। फिर क्या है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों के अधिगम के प्रति बढ़ती है अभिरुचि। ये तो ही गया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी स्टडी में आता है, तो व्यवहारात्मक में, ये भी आपने पढ़ लिया। तो यहाँ से स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, तो ये कौन सी क्या कहलाती है, जी कारक कहलाती है, ठीक है, जी कारक, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं फिर से कह रही हूँ, आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ जाना, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और जो मैं इंस्टाग्राम पे मैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर भी डालती हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं। और मैं वहाँ पे लाइव भी करती हूँ, यूट्यूब पे भी करती हूँ। अगर आप जुड़े होंगे पहले से तो आपको पता होगा। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, आप इंस्टा से भी जुड़ जाना, और यूट्यूब से तो आप जुड़ ही जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यक्तियों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उसमें आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग की फैमिली जो है वो और बड़ी हो सके और लोग हम लोगों से जुड़ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलबर्ग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ठीक है, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और आपका ये जो दूसरा चैप्टर था वो यहाँ फिनिश्ड होता है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और एस्टेट में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं जब आपको ये कंप्लीट करा दूंगी तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और कराऊंगी मैं आपको प्रैक्टिस इसका, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आपका जो है शिक्षण कौशल में जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कौन सा? पहला हो चुका शिक्षण की विधियां एवं कौशल, ठीक है। और दूसरा क्या? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। तो ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे की तरफ। और तीसरा क्या? हमारा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद हम लोग करेंगे समावेशी शिक्षा, जो आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे तो नए हैं, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप क्लास से जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी क्या मतलब बड़ी ही थी, ठीक है। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।